नमस्कार। आज हम जॉन विक चैप्टर 4 की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास इस फिल्म की काफ़ी जानकारी है और हम कोशिश करेंगे इसकी कहानी, किरदारों और हाँ, वो जो अंत है उसके मतलब को समझने की। मतलब सतह के नीचे क्या चल रहा है। तो कहानी शुरू होती है जॉन विक से। एक ऐसा किरदार जिसके लिए कहते हैं कि मौत भी उससे डरती हो। अब वो पूरी दुनिया की हिट लिस्ट पर है, खासकर वो जो शक्तिशाली माफिया संगठन है हाई टेबल। लेकिन जॉन इस बार सिर्फ बदला नहीं चाहता, वो आजादी चाहता है। बिल्कुल। और यहीं पर हाई टेबल का रवैया वो काफी दिलचस्प हो जाता है। वो भेजते हैं मार्किस विंसेंट दे ग्रमोंट को, एक नया चेहरा, स्टाइलिश, क्रूर, और उसका बस एक ही लक्ष्य है, जॉन विक का खात्मा। हाँ, और वो इसे बहुत सीरियसली लेता है। विंस्टन को धमकाना, कॉन्टिनेंटल होटल को ही उड़ा देना। सही कहा। ये सिर्फ एक्शन नहीं था, ये मार्किस का तरीका था बताने का कि अब पुराने नियम, पुरानी सुरक्षित जगह कुछ मायने नहीं रखती। मतलब वो हाई टेबल का एक नया, ज्यादा बेरहम चेहरा दिखा रहा था। तो इस पूरे उथल-पुथल के बीच जॉन आजादी के लिए हाई टेबल के ही एक पुराने नियम का सहारा लेता है। एक औपचारिक द्वंद्व, ड्यूल। ये थोड़ा अजीब है ना, सिस्टम से लड़ने के लिए उसी के नियम का इस्तेमाल। हाँ, ये विडंबना है। और ये दिखाता है कि कैसे पावर स्ट्रक्चर्स परंपराओं को अपने हिसाब से तोड़ते मरोड़ते हैं। और जॉन का बर्लिन जाना, रुस्का रोमा फैमिली से जुड़ना, ये सिर्फ कहानी आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। ये दिखाता है कि आज़ादी की कीमत क्या है। उसे अपने अतीत के उन हिस्सों को फिर से गले लगाना पड़ रहा है जिनसे वो शायद भागना चाहता था। और इस रास्ते में मुश्किलें कम नहीं होती। मार्कस इसे आसान नहीं होने देता। बिल्कुल नहीं। वो जॉन के खिलाफ खड़ा करता है केन को, केन, जो जॉन का पुराना दोस्त भी है, अंधा पर खतरनाक। हाँ, और केन का किरदार कहानी में एक दुखद पहलू जोड़ता है। वो मजबूर है, अपनी बेटी की जान बचाने के लिए हाई टेबल का साथ दे रहा है। दोस्ती, वफादारी, मजबूरी, इन सब के बीच का एक दर्दनाक संघर्ष है। और एक और किरदार है, वो ट्रैकर मिस्टर नोबडी। हाँ, वो बस मौके की तलाश में है। जॉन की कीमत बढ़ रही है और वो इसका फायदा उठाना चाहता है। दिखाता है कि इस दुनिया में हर कोई अपने लिए खेल रहा है। फिर एक्शन बढ़ता जाता है। बर्लिन में किला से लड़ाई, फिर ओसाका कॉन्टिनेंटल में दोस्त शिमाजू कोजी और उसकी बेटी अकीरा मदद करते हैं। लेकिन वहां भी तबाही होती है। केन और हाई टेबल के हमले में शिमाजू मारा जाता है। उफ। और ये सिर्फ एक मौत नहीं है, इससे अकीरा के लिए एक नई कहानी शुरू होती है बदले की। ये दिखाता है कि जॉन के रास्ते का असर भले ही अनजाने में हो, दूसरों पर कितना विनाशकारी होता है। हिंसा का एक चक्र है जो चलता रहता है। और फिर आता है फिनाले, पेरिस में, साक्रे केयर पर। जॉन को वक्त पर पहुंचना है, लेकिन हाई टेबल ने तो जैसे पूरी कायनात उसके पीछे लगा दी है। कार चेज, वो आर्क द ट्रायम्फ वाला सीक्वेंस, और फिर वो 222 सीढ़ियां। बाप रे। वो सीढ़ियों वाला सीन एक फिजिकल चैलेंज नहीं है, वो एक तरह से जॉन की पूरी यात्रा का प्रतीक है। हर कदम पर मौत, अनगिनत दुश्मन, लेकिन मंजिल है आजादी। ये उसकी विन पावर की हद है। और दिलचस्प बात यह है कि अंत में उसे थोड़ी मदद केन से भी मिलती है। दिखाता है कि रिश्ते कितने उलझे हुए हैं इस दुनिया में। आखिरकार ड्यूअल होता है। केन और जॉन एक दूसरे को गोली मारते हैं। हाँ, मार्कस सोचता है जॉन गया, वो खुद आखिरी गोली मारने आगे आता है। और जॉन अपनी बची हुई गोली से मार्कस को मार देता है। जॉन जीत जाता है, द्वंद्व जीत लिया, उसे माफी मिल गई, आजादी मिल गई। नियमों के हिसाब से वो आजाद है। लेकिन फिल्म यहां खत्म नहीं होती। जॉन उन्हीं सीढ़ियों पर बैठ जाता है, थका हुआ, घायल और शांत, अपनी पत्नी हेलेन को याद करता हुआ। और फिर कैमरा नीचे झुकता है। हमें पता नहीं चलता कि वो मर गया या बस बेहोश हुआ। हाँ, ये जानबूझकर किया गया है। ये अंत बहुत शक्तिशाली है। क्या उसे आखिरकार शांति मिली, भले ही वो मौत में हो? ये सवाल दर्शकों के लिए छोड़ा गया है। उसने दुनिया के नियमों के हिसाब से लड़ाई जीत ली, फॉर्मल आजादी मिल गई। विंस्टन, बोवेरी किंग उसकी लेगेसी को याद रखेंगे। लेकिन क्या इतना सब कुछ झेलने के बाद, इतने खून खराबे के बाद, कोई सच में आजाद या शांत हो सकता है? फिल्म यह सवाल खुला छोड़ देती है। ये सोचने पर मजबूर करता है। जॉन विक ने द्वंद्व तो जीत लिया, लेकिन क्या हाई टेबल जैसी ताकत किसी को वाकई कभी जाने देती है? या ये आजादी बस एक और चैप्टर का अंत है, किसी नई शुरुआत का नहीं?